वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज शैलेंद्र। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की कंप्लीट रिवीजन की। इसमें अभी तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ आप लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम डिसऑर्डर तथा एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर, और अब हम आज शुरू करेंगे रीनल सिस्टम डिसऑर्डर की। एवरेज हम 2 घंटे दे रहे हैं किसी भी एक सिस्टम को, क्योंकि इतना ही वेटेज रहता है। अपन को ये नहीं करना है कि पूरे अपन MSN के ऊपर ही लगे रहे, और सब्जेक्ट्स भी आएंगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कंटिन्यू करते रहिए, क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर होंगे। शॉर्ट रिवीजन लेते हैं, मतलब 10 घंटे में जो आप वो लोग कवर करने की कोशिश करेंगे वो मैं मात्र आधे से 1 घंटे में कवर करवा देता हूँ। उसके बाद में अपनी यूजुअल स्टडी को कंटिन्यू करें। आज का अपना टॉपिक रीनल सिस्टम डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक ही बार में अपन पूरे सिस्टम को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपन कि कोई भी एक किडनी है, या आप कहते हैं कोई भी एक कंडीशन को क्लियर कर रहे हैं। ये किडनी है आपके सामने, और किडनी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन का नाम रख लीजिए आप लोग, मान लीजिए UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कौन कौन से आते हैं तो आपको याद रखना है। यूरेथ्राइटिस आता है, अपने आप आपको आंसर भी देना है। यूरेट्राइटिस भी आता है, सिस्टाइटिस भी आता है, पाइलोनेफ्राइटिस भी आता है। ये हो गया आपके पास में पाइलोनेफ्राइटिस, ये हो गया आपके पास में इन्फेक्शन। अदर इन्फेक्शन की बात करें तो आप बोलेंगे ग्लोमेरुलोपैथी, ग्लोमेरुलोपैथी। ग्लोमेरुलोपैथी के अंदर आपके पास में आते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम। और अगर अपन बात करें यहाँ पे किसी प्रकार के इन्फेक्शन को लेकर के, तो इन्फेक्शन के कारण से अदर और कंडीशंस में क्या क्या पैदा हो जाते हैं आपके पास में कंडीशंस। किसी प्रकार के इन्फेक्शन को आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हट करके कुछ बात करें ऑब्स्ट्रक्शन की, तो ऑब्स्ट्रक्शन में आपके पास में कौन कौन सी कंडीशन आएंगी। ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में आपके पास में आएंगे यूरिनरी कैल्कुलाई या फिर किडनी स्टोन, और अगर बात करें अपन BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं इन दोनों कंडीशंस के कारण से क्या हो रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि BPH एंड यूरिनरी कैल्कुली कंडीशन के कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से क्या हो रहा है, यूरिन स्टेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, यूरिन इकट्ठा हो रहा है, और यूरिन स्टेसिस कंडीशन के कारण से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। और ये इन्फेक्शन किसको लीड कर रहा है, ये सभी कंडीशंस एक साथ किसको लीड कर रही है, किडनी को क्या कर रही है, एक्यूट रीनल फेलियर में चेंज कर रही है। किस में चेंज कर रही है, किडनी में एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा है। एक्यूट रीनल फेलियर, जैसा कहा भी जाता है कि एक्यूट रीनल फेलियर का कॉज क्या होता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। 1 घंटे की क्लास होती है, जिसके अंदर अपन को मैक्सिमम कवर करना होता है, ताकि आप लोगों का एक एक मिनट प्रॉपर यूटिलाइज रह सके। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। यस, मेरी क्लासेस रेगुलर 6:30 AM से स्टार्टेड है बेटा। तो नोट्सों को मेंटेन करना है तरीके से, लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करना है, कॉन्फिडेंस बना करके रखना है, मैक्सिमम स्टडी करनी है, फालतू लोगों से मिलना नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर बनाए रखनी है। अगर आप लोगों को इस मंथ में अपनी किस्मत चेंज करनी है तो याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, जब पेशेंट सारे के सारे ये कंडीशंस पैदा होंगी या किस में से इन्फेक्शन होगा, अब वो इन्फेक्शन रिकरेंट होने लगा, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होने लगेगा, तो कंडीशन किस पे जाएगी, ARF पे जाएगी। ARF किस में जाएगा, ARF जाएगा आपको बाद में CRF में। ARF किस में चेंज होगा फ्यूचर में, CRF में। CRF का मतलब क्या है, क्रोनिक रीनल फेलियर। CRF का मतलब है क्रोनिक रीनल फेलियर, और क्रोनिक रीनल फेलियर फर्दर कंडीशन में जाकर के किसकी डिमांड करेगा, किडनी के ट्रांसप्लांटेशन की। किसकी डिमांड करेगा, किडनी के ट्रांसप्लांटेशन की। ये रहा किडनी ट्रांसप्लांटेशन कंडीशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और जब तक अगर अपन बात करें कि ARF से CRF, और या फिर बात करें कि CRF से
और किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो तब तक पेशेंट के अंदर क्या चलेगा, डायलिसिस करवाना पड़ेगा। डायलिसिस मतलब क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मैनर, मशीन के द्वारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। आपको पता है अच्छी तरीके से कि किडनी क्या करती है, ब्लड को छानने का कार्य करती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करती है। लेकिन अगर किडनी डैमेज हो रही है तो ब्लड को छानने का कार्य कौन करेगा, डायलिसिस करेगा, डायलिसिस मशीन करेगा। कितने प्रकार का होता है ये आपके पास में, ह्यूमोडायलिसिस होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। तो ये है आपके पास में बेसिक मेन MSN रीनल सिस्टम डिसऑर्डर का सारांश या समराइजेशन कंडीशन। आप पढ़ते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर पढ़ते हैं इस प्रकार से MSN में रीनल सिस्टम को। अपन यहीं पर इन सब चीज़ों को यहाँ पर निकाल लेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द अपन टॉपिक ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, we are discussing about some type of medication which are used in the renal system disorders. Okay, सबसे पहली बात कर लेते हैं कॉमन ड्रग्स। कॉमन ड्रग्स जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, कॉमन ड्रग्स के नेम जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखने हैं आपको। जितना बताना है उतना ही याद रखना है। अगर आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन कॉमन ड्रग्स यूज्ड इन रीनल सिस्टम डिसऑर्डर्स की जो कॉमन ड्रग्स हैं वो अपन यहाँ पर एक बार में समझ लेते हैं, ताकि अपन जब वहाँ पर मैनेजमेंट करेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट अपन ड्रग का नाम लिखते चलेंगे और आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो कॉमन ड्रग्स में सबसे पहली बात कर लेते हैं अपन यूरिनरी ट्रैक और एंटीसेप्टिक। यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक की बात करें, कौन कौन सी ड्रग्स रखते हैं इसमें अपन, इसके अंदर सबसे पहले रखते हैं अपन लोग सिनोक्सासिन, दूसरे नंबर पे रखते हैं अपन लोग मेथिनामाइन, थर्ड नंबर पे नैलिडिक्सिक एसिड और फोर्थ नंबर पे नाइट्रोफ्यूरेंटियन। बस 4 ड्रग्स के नेम रखने हैं, फ्यूरेंटियन, ये 4 ड्रग्स के नेम याद रखना है। बेसिकली इसके अंदर जो ड्रग्स पूछी जा रही है एग्जाम्स के अंदर, PGI 2015 से इस ड्रग का नाम क्वेश्चन पेपर में आने लगा है, रेगुलर आ रहा है। मेथेनामाइन क्या होती है, तो आपको बोलना है सबसे पहली बात यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक है। दूसरे नंबर पे पूछता है कि मेथेनामाइन अगर किसी पेशेंट को चल रही है तो प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, फटाफट से आंसर को पुट करें बेटा। मेथेनामाइन किसी पेशेंट को चल रही है तो प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा जब अपन किसी पेशेंट को मेथेनामाइन दे रहे हैं तो, फटाफट से आंसर को पुट करें। आज ग्रुप के अंदर बड़ी शांति है, सबके सब बिल्कुल शांत बैठे हैं। शायद तक ज़्यादा डिप्रेशन हावी हो रहा है या फिर ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हैं सबके सब पढ़ाई के लिए। बिल्कुल बेटा रचना, मैंने बोला किसी पेशेंट को मेथेनामाइन दे रहे हैं, मेथेनामाइन किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है। नर्सिंग एक्सप्लोर क्लासेस बोल रहे हैं इंक्रीज वाटर इनटेक। देखिए इतना टाइम आपके पास में होगा नहीं कि क्वेश्चन की फॉर्म क्या है आपके पास में, PGI 2015 में आप जाके देखें, फिक्स क्वेश्चन फिक्स आंसर याद रखें। सलिता जी यहाँ पर मिथेनामाइन इज ए यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक और वर्क करती है, याद रखिएगा, वर्क करती है ओनली ऑन एसिडिक मीडियम पे। किस पे वर्क करेंगे, एसिडिक मीडियम पे वर्क करेगी ये लोग। तो एसिडिक मीडियम को मेंटेन करने के लिए आपको पेशेंट को एसिड ऐश डाइट देनी है। कौन सी डाइट देनी है, एसिड ऐश डाइट देनी। क्यों देनी है आपको, क्योंकि मेथेनामाइन किस पे वर्क करेगी, एसिडिक मीडियम पे वर्क करेगी। कई बार एग्जामों में आता है, याद रखिएगा। इनटेक आउटपुट भी आएगा जो आप बोलेंगे जो कि वाटर इनटेक को बढ़ाना है, एनकरेज फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, आपका सोच होगा क्रिस्टल यूरिया करेगा, तो ऐसे ऑप्शंस वो भी डालेगा। लेकिन हाँ थोड़ी सा मेरी तबीयत डाउन है बेटा, या हाँ थोड़ी सी स्लाइटली तबीयत डाउन है। तो यहाँ पर बात करें कि मेथेनामाइन की कंडीशन में एसिड मीडियम पे ही वर्क करेगी, याद रखिएगा, एसिड मीडियम पे वर्क करेगी, याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर पे अगर आपसे पूछ ले नैलिडिक्सिक एसिड के बारे में,
ये नैलिडिक्सिक एसिड कहाँ से क्या कहानी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है नैलिडिक्सिक एसिड क्या होती है, तो आपको याद रखना ये है यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक है, याद रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। दूसरे नंबर पे ये याद रखिएगा ये आईसीपी को बढ़ाती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ाती है। अतः अगर अपन बोले इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा, जिन पेशेंटों के आई हेड ट्रॉमा इंजरी हुई है, जिन पेशेंटों के हेड ट्रॉमा इंजरी हुई है उन पेशेंटों में नैलिडिक्सिक एसिड अवॉइड रखना है। क्या अवॉइड रखना है, नैलिडिक्सिक एसिड अवॉइड रखना है। ये चीजें बस ये चीजें याद रखिए, बाकी आपकी जो भी नॉलेज है आप याद रखें ना रखें, आपको ये चीजें बेसिकली याद रखनी है कि नैलिडिक्सिक एसिड आईसीपी को बढ़ाएगी तो हेड ट्रॉमा इंजरी में देते नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे एक और याद रखिएगा, 6 मंथ से कम उम्र के बच्चों में अवॉइड करनी, क्योंकि बेसिकली ये क्या करेगी, आईसीपी को बढ़ाएगी, आईसीपी को बढ़ाएगी, इसलिए 6 मंथ से बिलो बच्चों के अंदर आपको इसको अवॉइड रखना है, क्योंकि फिर मैं बता रहा हूं ये क्या करेगी, आईसीपी बढ़ाएगी। नेक्स्ट नंबर पे आता है नाइट्रोफिरेंटियोन, नेक्स्ट नंबर पे आता है नाइट्रोफिरेंटियोन, और नाइट्रोफिरेंटियोन के बारे में आपको सबसे पहला ही क्वेश्चन ये आएगा कि ये क्या करती है, तो आप बोलेंगे ये यूरिनरी ट्रैक एनाल्जेसिक्स है, पहली बात ये याद रख लीजिए। दूसरे नंबर पे नाइट्रोफिरेंटियोन का पूछेगा तो आपको याद रखना है ये हार्मलेस यूरिन का कलर चेंज करेगी, क्या करेगी, हार्मलेस यूरिन कलर चेंज, हार्मलेस यूरिन कलर क्या करेगी, चेंज करेगी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, हार्मलेस का मतलब हानिकारक नहीं होगा, यूरिन का कलर क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा याद रखें। मैं 4 ड्रग्स के नेम बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। एक ड्रग है आपके पास है नाइट्रोफिरेंटियोन, जो अभी का भी आपके सामने लिखी है। नेक्स्ट ड्रग का नाम लिख रहा हूँ मैं रिफाम्पिसिन, नेक्स्ट ड्रग का नाम लिख रहा हूँ मैं रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट ड्रग है फिनाजोपाइरिडिन हाइड्रोक्लोराइड, फिनाजोपाइरिडिन, फिनाजोपाइरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। और नेक्स्ट नंबर पे है डीफ्रोक्सामाइन, डीफ्रोक्सामाइन। अभी इन चारों ड्रग्स के नेमों को एक साथ याद रखना है आप लोगों को, इन चारों ड्रग्स के नेमों को एक साथ याद रखना है। चारों ड्रग्स के अंदर एक सिमिलैरिटी है, चारों ड्रग्स के अंदर सिमिलैरिटी क्या है, वो सिमिलैरिटी है ये चारों ड्रग्स क्या करती है, हार्मलेस यूरिन का कलर चेंज करती है, कलर चेंज करेगी पर हार्मलेस करेगी। चारों ड्रग्स हार्मलेस यूरिन का कलर चेंज करेंगे, याद रखिएगा। अगर पूछे नाइट्रोफिरेंटियोन क्या होता है तो आपको पता ही, अभी भी बताया, यह यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक है। और अगर पूछे रिफाम्पिसिन क्या होता है तो आपको पता ही है ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। अगर आपसे पूछे फिनाजोपाइरिडिन हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है तो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। और अगर आपसे पूछे डीफ्रोक्सामिन क्या होता है तो आपको याद रखना है कि ये हीमोसाइट्रोसिस का एंटीडोट है। किसका एंटीडोट है, हीमोसाइट्रोसिस, आयरन ओवरलोडेड कंडीशन का एंटीडोट है। जब किसी पेशेंट को मैसिवली ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उसके अंदर आयरन ओवरलोडेड या फिर हीमोसाइट्रोसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है, और उस पेशेंट के अंदर क्या करते हैं अपन, डीफ्रोक्सामिन देते हैं। चारों ड्रग्स को एक साथ याद रखना है। कभी कभी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता रहता है कि इनमें से जब किसी पेशेंट का यूरिन का कलर मान लीजिए येलो हो रहा है, डार्क ब्राउन हो रहा है, रेड हो रहा है, तो आपको क्या करना है, बोलना है, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करनी है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आगे की तरफ अपन पॉइंट पे चलते हैं। यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक के बाद में जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक एनाल्जेसिक्स, यूरिनरी ट्रैक एनाल्जेसिक्स। यहां पर सबसे पहली बात ही आपका यूरिनरी ट्रैक एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का मतलब क्या होता है, सबको पता है। एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है पेन रिलीफ। पेन रिलीफ के लिए आप कौन सी दवाई देंगे, यहां पर वो ड्रग ऑफ चॉइस पूछना चाहता है और कई बार पूछता है। दवाई का नाम याद रखना है, फिनाजोपाइरिडिन हाइड्रोक्लोराइड, फिनाजोपाइरिडिन हाइड्रोक्लोराइड, याद रखिएगा, फिनाजोपाइरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड के ऊपर बताया था इस ड्रग का दोबारा नाम कि फिनाजोपाइरिडिन हाइड्रोक्लोराइड, में आगे बताऊंगा। तो ये होती है यूरिनरी ट्रैक एनाल्जेसिक्स, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण से, इन्फेक्शन के कारण से क्या बात याद रखनी है, इन्फेक्शन के कारण से जो कंडीशन में सीवियरिटी आ रही है और पेन हो रहा है, इन्फेक्शन के कारण से जो पेन हो रहा है, तो पेन को रिलीव करने के लिए क्या देंगे आप लोग, फिनाजोपाइरिडिन हाइड्रोक्लोराइड देंगे। और इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक्स एडमिट करना है अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव कॉज ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर एंटीबायोटिक्स के संग में क्या चलेगी,
सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए और आपके सामने एनाल्जेसिक्स को पेन को रिलीव करने के लिए फेनाजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड चलेगी। नेक्स्ट नंबर पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर आपके पास में कॉमनली ड्रग्स आती है और वो है फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। यहां पर एक ड्रग्स का और नाम लिख देता हूं मैं आपके हाथ में, सल्फा ड्रग्स। ये दोनों ड्रग्स को आपको कंपैरेटिवली याद रखना है। ये दोनों ड्रग्स कई बार एग्जामों में पूछी जाती है। सबसे पहला आपको यहां पर जो बात याद करने की है वो है मोड ऑफ एक्शन। सबसे पहली बात करें तो यहां पर है बेटा मोड ऑफ एक्शन। दोनों ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन एग्जाम में डायरेक्ट हिटलाइन करता है, एमसीक्यू में लिखा आता है। देखिए हाँ बिल्कुल, यहां पर अगर आपको ये कंफर्म करें कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है तो याद रखना है ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोकेगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब एक प्रकार से प्रजनन कंडीशन। बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन किसके द्वारा करते हैं, डीएनए गायरेज एंजाइम के द्वारा करते हैं। डीएनए गायरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस में फिर उसके बाद में आरएनए का फॉर्मेशन करता है और फिर एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, मैसेंजर आरएनए का, और उसके बाद में प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो फिर डायरेक्टली किसका निर्माण हो जाता है, नए बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। तो ये किसको इनिबिट करेगा, ये बैक्टीरियोस्टैटिकल इफेक्ट देगा। कौन सा इफेक्ट देगा, कैसे देगा ये बताता हूं। पहले तो ये लिखते हैं, ये क्या देगा, ये बैक्टीरियोस्टैटिकल इफेक्ट देगा। स्टैटिकल मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करेगा। ग्रोथ को कम करने के बाद में क्या होगा, बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो जाएंगे। डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा। कैसे कर रहा है, ऑप्शन में मिलेगा आपको ये वर्ड, यह क्या करेगा, डीएनए गायरेज नामक एंजाइम को, डीएनए गायरेज नामक एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। डीएनए गायरेज नामक एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा। जिसके कारण से क्या होगा, जिसके कारण से डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और जब डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, ब्लॉक्ड हो जाएगी। डीएनए की बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, बैक्टीरियल ग्रोथ ब्लॉक्ड हो जाएगी। और इसी बैक्टीरियल ग्रोथ को ब्लॉक होना क्या कहलाता है, यही इफेक्ट कहलाता है आपके सामने, और वो होता है बैक्टीरियोस्टैटिकल इफेक्ट। तो आपको याद रखना है फ्लोरोक्विनोलॉन्स। अब यहां पर ड्रग्स के नेम जो आप कॉमन ड्रग्स यूज करते हैं देते हैं, ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब के सब याद रखनी है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, गैमीफ्लॉक्सासिन, ये जितनी ऑफ्लॉक्सासिन कंडीशंस आ रही हैं ये सब के सब किस में रखने हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स में रखने हैं। यहां पर आपके पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है जो अभी आपने आंसर दे भी रखा था कि प्रियोरिटी नर्सिंग क्या करना है, तो आपको बोलना है एनकरेज फ्लूइड इनटेक। क्या करना है, एनकरेज फ्लूइड इनटेक। क्यों करना है, क्योंकि ये क्या करती है, क्रिस्टल यूरिया करती है। ये क्या करती है, क्रिस्टल यूरिया करती है। और क्रिस्टल यूरिया होने के कारण से पेशेंट में स्टोन के फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा कि जब कोई पेशेंट ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर एक ही वर्ड में बोलूँ फ्लोरोक्विनोलॉन्स ले रहा है तो उस पेशेंट में पानी ज़्यादा पिलाना है। क्या ज़्यादा पिलाना है, पानी ज़्यादा पिलाना है, इनकरेज फ्लूइड इनटेक करना है, ताकि क्या होगा, ताकि क्रिस्टल यूरिया को प्रिवेंट होगा और स्टोन की टेंडेंसीज क्या होगी, कम हो जाएगी। अब बात करें सल्फा ड्रग्स की, तो गौर से समझ लीजिएगा सल्फा ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन आपको डायरेक्ट हेडलाइन एमसीक्यू में मिलता है, एमसीक्यू में लिखा हुआ। तो यहां पर मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये फॉलिक एसिड का सिंथेसिस इनहिबिट करता है। फॉलिक एसिड सिंथेसिस को क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, देखिए बैक्टीरिया का भोजन क्या होता है, आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है। अगर आप फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देंगे तो बैक्टीरिया को भोजन नहीं मिलेगा। और जब बैक्टीरिया को भोजन नहीं मिलेगा तो कौन सा इफेक्ट होगा, बैक्टीरियोस्टैटिकल इफेक्ट होगा। और बैक्टीरियोस्टैटिकल इफेक्ट के अंदर आपको पता ही है क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी। और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होंगे, बैक्टीरिया अपने आप सेल्फ डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। तो यहां पर याद रखना है कि ये भी कौन सा इफेक्ट दे रही है, बैक्टीरियोस्टैटिकल इफेक्ट दे रही है। यहां पर फॉलिक एसिड में आपकी कॉमन ड्रग्स पूछते हैं
और ड्रग का नेम आप अपने आप अपडेट करें, कोट्राइमोक्साजोल, कोट्राइमोक्साजोल। यहां पर आपको बताना है कि कोट्राइमोक्साजोल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। गिव मी आंसर इमीडिएटली, ताकि मैं मैक्सिमम चीजें आप लोगों को बता पाऊं क्लास के अंदर। कोट्राइमोक्साजोल के अंदर आप फटाफट से आंसर को पुट करें। कौन कौन सी ड्रग्स इनपुट होती है? सल्फा ड्रग्स स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करती है। स्वर्णिमा सिंह बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये चीज आपको बेसिकली याद रखनी है। कोट्राइमोक्साजोल इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस, बिल्कुल सही है स्वर्णिमा सिंह जी। तो यहां पर आप लिखें कि कोट्राइमोक्साजोल में कौन कौन सी ड्रग्स कंट्रीब्यूट होती है। कोट्राइमोक्साजोल, आप अगर किसी पेशेंट को बोले कि नॉर्मल पीएचसी दिखाने जाएगा और बोलेगा कि यूरिन में जलन सी हो रही है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन हो रहा है, तो उस पेशेंट को कोट्राइमोक्साजोल देगा गवर्नमेंट के अंदर। वहां पर पत्ते पर आप देखेंगे कोट्राइमोक्साजोल के पीछे की तरफ दो कंपोनेंट लिखे होंगे, दो कंपोनेंट लिखे होंगे। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, पर थोड़ा सा रोशनी ने आंसर सही करा है। एमसीक्यू होगा तो आप लोग सही कर देंगे। और बिल्कुल सही आंसर आ चुका है आप लोगों का, ट्राइमिथोप्रेम, ट्राइमिथोप्रेम और सल्फामिथोक्साजोल, सल्फामिथोक्साजोल, मिथोक्साजोल। ये दोनों ड्रग्स क्या करती है? ये दोनों ड्रग्स कंपोनेंट बनाती है कोट्राइमोक्साजोल का। यहां पर आपको याद रखना है इसका एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन होगा, जैसा कि बच्चों ने बोला है अभी, एडवर्स रिएक्शन होगा इसका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। क्या होगा? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक प्रकार की एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन है। जब इस पेशेंट को दिया जाता है तो पेशेंट को धूप में जाने की सलाह नहीं दी जाती है, अदरवाइज सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है, इचिंग होती है, प्रोराइटिस होती है। ये कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करता है। ये ड्रग भी क्या करती है दोस्तों? ये ड्रग भी क्या करेगी? ये ड्रग भी क्रिस्टल यूरिया फॉर्म करेगी। क्या करेगी? ये ड्रग भी क्रिस्टल यूरिया फॉर्म करेगी। तो क्रिस्टल यूरिया फॉर्म करेगी तो इसके लिए क्या करना है? आपको एनकरेज फ्लूइड इनटेक रखना है। क्या करना है मेरे दोस्तों? एनकरेज फ्लूइड इनटेक रखना है। कंटेंटों को थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। अब आपके लिए घर के लिए एक होमवर्क है, आपसे पूछेगा कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम किस किस ड्रग के कारण होता है। तो एक ड्रग तो मैंने बता दी कि सल्फा ड्रग। अब दूसरे ड्रग का अपने आप नाम बताएंगे मेरे को, कल मैं आपसे क्वेश्चन का अपडेट करूंगा। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम किस और ड्रग के कारण से होता है, आंसर को पुट करेंगे आप लोग, ठीक है जी? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हुए अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो है आपके सामने यूरिन रिटेंशन कंडीशन में कौन सी ड्रग देते हैं, और अगर बात करें यूरिन इनकंटिनेंस कंडीशन में कौन सी ड्रग देते हैं, इनकंटिनेंस में कौन सी ड्रग देते हैं। तो यहां पर इनकंटिनेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअसली लीक होना। इनकंटिनेंस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली यूरिन का क्या होना? लीक होना। समझ रहे हैं बात को? और यहां पर इसके 2-3 टाइप्स आपको याद रखने हैं। पहला टाइप हो जाएगा आपके पास में अर्ग इनकंटिनेंस। क्या होगा? अर्ग इनकंटिनेंस। दूसरे नंबर पर क्या होगा? तो आप बोलेंगे स्ट्रेस इनकंटिनेंस। दूसरे नंबर पे क्या होगा? स्ट्रेस इनकंटिनेंस। याद रखना है, अर्ग इनकंटिनेंस का मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड दैट कैन नॉट बी कंट्रोल। बगल में टॉयलेट है और पेशेंट को इतना तेज यूरिन आएगा वो रोक नहीं पाएगा, इस कंडीशन को बोलेंगे अपन अर्ग इनकंटिनेंस कंडीशन। अगर बोले स्ट्रेस इनकंटिनेंस, स्ट्रेस इनकंटिनेंस का मतलब होता है कि पेशेंट में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण से, चाहे तो वो स्नीजिंग हो, कफिंग हो, इसके संग में जो यूरिन लीक होगा उसे बोलेंगे अपन स्ट्रेस इनकंटिनेंस। तो यहाँ पर बेसिक कंटेंट आपको याद रखना है कि यूरिन रिटेंशन कंडीशन में क्या होगा? यूरिन रिटेंशन में यूरिन का रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा और यूरिन रिटेन होना शुरू होगा। यूरिन रिटेन होगा तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को यूटीआई होगा। यूटीआई होगा तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए पेशेंट को क्या होगा? ARF होगा। तो यूरिन रिटेंशन कंडीशन में यूरिन स्टैसिस होता है, यूरिन इकट्ठा होता है। अब कारण एग्जैक्टली अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो यूरिन रिटेंशन क्यों होगा, तो आप एक बार में बोल सकते हैं कि जब कोलाइनर्जिक मतलब यूरिनरी ब्लैडर की जो ड्यूटरस मसल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन कम होंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कम होंगे तो क्या होगा? यूरिन रिटेंशन होगा। और जब यूरिन का ड्यूटरस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो कंटिन्यूअसली लीक होगा। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो रहे हैं?
यहाँ पर ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? आपको याद रखना है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो ड्यूटेरस मसल्स के अंदर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहे हैं, यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन घट रहे हैं बढ़ रहे हैं? तो आपको याद रखना है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो अगर ड्रग्स की बात करें, अगर ड्रग्स की बात ही कर डालें तो यहाँ पर आपको याद रखना है, और वो चीज़ है कि यूरिन रिटेंशन कंडीशन में, यूरिन रिटेंशन कंडीशन में जहाँ कॉन्ट्रैक्शन घट रहे हैं वहाँ पर कौन सी ड्रग देनी है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने वाली ड्रग देनी है, और ड्रग का नाम है कोलाइनर्जिक या कोलाइनर्जिक मेडिकेशन। कौन सी ड्रग्स देनी है, कोलाइनर्जिक मेडिकेशन देनी है, याद रखिएगा। और बात करें स्ट्रेस इनकंटिनेंस में, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर आप ड्रग देंगे एंटी कोलाइनर्जिक मेडिकेशन। एंटी कोलाइनर्जिक मेडिकेशन ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस को कम करेगा। भूलना नहीं है इन चीज़ों को, आपको याद रखना है। अब याद रखेंगे अपन यहाँ पर कोलाइनर्जिक मेडिकेशन की, तो आपको बता रखा है मैंने बेथेनेकॉल क्लोराइड, बेथेनेकॉल क्लोराइड। और यहाँ पर बात करें एंटी कोलाइनर्जिक की, तो आपको याद रखना है ऑक्सीब्यूटाइनिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन ब्रोमाइड, ऑक्सीब्यूटाइनिन ब्रोमाइड, और टॉलटेरोटाइन टार्ट्रेट, टॉलटेरोटाइन टार्ट्रेट, टार्ट्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कॉमन ड्रग्स बताई मैंने, जिनको आपको याद रखना है डेफिनेटली एग्जाम्स के अंदर कंटिन्यूअसली, वो यही इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर घूमने की कोशिश करेगा। अब अगर ने कॉमन ड्रग्स देख लिए हैं तो अपन यहाँ पर चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और अपना मेन टॉपिक है पेशेंट के अंदर कि जब भी इन प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो फाइनली क्या होगा कि किडनी खराब होगी, किडनी खराब होगी तो किडनी के ट्रांसप्लांटेशन अंत समय तक होने की संभावना हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ARF की कंडीशन की। किसकी बात करते हैं अपन लोग, ARF की। अब मैं अपने टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ ARF से। सबसे पहले सब चीज़ें आपको यहाँ पर की पॉइंट में बता दूंगा। ARF का मतलब क्या होता है, ARF का मतलब होता है अक्यूट इन रीनल फेलियर। अक्यूट, सबसे पहली बात अक्यूट होगा। अक्यूट का मतलब क्या होगा, सडन होगा, एकदम से होगा, सडन एट ऑनसेट होगा, एकदम से होगा। मतलब मान लीजिए कि पेशेंट को स्नेक बाइट हो गया, एकदम से किडनी फेल हो गया, तो वो किस कंडीशन में आएगा, अक्यूट रीनल फेलियर कंडीशन में आएगा। सडन होगा मतलब ऑनसेट होगा। सेकंड बात करें, ये क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल का मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है, समझ रहे हैं बात को। और इसके अंदर रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड होंगे, रीनल फंक्शन क्या होंगे, इसके अंदर इम्पेयर्ड होंगे। अब रीनल फंक्शन क्या होते हैं, आपको बस ये याद रखना है, रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड होंगे। तो रीनल फंक्शन जब भी आपसे पूछे तो सबसे पहली बात किडनी का जो मेन फंक्शन है वो आप याद रखें। किडनी का मेन फंक्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। क्या है मेन फंक्शन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड मेन फंक्शन है। और उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो किडनी होती है वो होम्योस्टैसिस करती है, किडनी होती है वो होम्योस्टैसिस करती है सोडियम का, पोटेशियम का और H2O का, और इनके कारण से इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस देखने को मिलते हैं। अब अगर किडनी खराब हो जाएगी, किडनी ही खराब हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो आपके सामने लिख रहा हूँ वही कंडीशंस यहाँ पर आपको याद रखनी है। किडनी खराब हो जाएगी तो क्या होगा, आपको याद रखना है पेशेंट के अंदर इम्पेयर्ड ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा। सेकंड नंबर पे क्या होगा पेशेंट के अंदर, सेकंड नंबर पे क्या होगा आपके सामने, तो आप बोलेंगे सेकंड नंबर पे पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होने लग जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस होने लग जाएगा। और पेशेंट के अंदर एक और चीज़ होगी, वो आपको पता होगी कि इस पेशेंट के अंदर ओलिगोरिया कंडीशन भी होने लग जाएगी। तो तीनों चीज़ों को याद रखना, ये तीनों चीज़ें क्या कहला रही हैं, ये तीनों चीज़ें मिल करके अक्यूट रीनल फेलियर की डेफिनेशन को क्लियर कर रही है। किसको क्लियर कर रही है मेरे दोस्तों, ये तीनों चीज़ें मिल करके अक्यूट रीनल फेलियर की डेफिनेशन को क्लियर कर रही है। नेक्स्ट नंबर पर अगर अपन बात करें यहीं पर कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है प्री रीनल कॉज। पहला कॉज क्या है, प्री रीनल कॉज। दूसरा कॉज क्या है, इंट्रा रीनल कॉज। और तीसरा कॉज क्या है, तीसरा कॉज है आपके पास में पोस्ट रीनल कॉज, पोस्ट रीनल कॉज। तो प्री रीनल कॉज की बात करें तो किडनी से बाहर,
किडनी से बाहर की तरफ अगर कोई व्याधि होती है, कोई दिक्कत होती है, इसके कारण से अगर किडनी खराब हो रही है तो कंट्रीब्यूट होगा। बिल्कुल, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वॉच इट। हाँ, वेस्ट बिल्कुल एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। आप इसी चीज को ऐसे बोल देते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप ये और वर्ड लिख लीजिए, एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। ये आपके पास में क्लासिकली आपको याद रखना है। अब अगर अपन यहाँ पर बात करें प्री रीनल, इंटररीनल और पोस्ट रीनल कॉजेस की, तो प्री रीनल का मतलब क्या हुआ है, किडनी के बाहर की तरफ से, किडनी से संबंधित नहीं है, किसी बाहर के कारण से अगर ERF हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिख दूं, पेशेंट के अंदर बर्न के कारण से हो रहा है, पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिया के कारण हो रहा है, या फिर पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिप्लेशन हो रहा है, या फिर पेशेंट के अंदर इंट्रा वॉल्यूम डिप्लेशन हो रहा है, मतलब किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई कम जा रही है, और जब ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कम होगा, और जब प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कम होगा तो एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा होगा, और जब एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा होगा तो इस कंडीशन में किडनी फेल होगी, वो ARF कंडीशन में होगी। तो किडनी के सिस्टम से बाहर की तरफ अगर यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है तो प्री रीनल कॉज के अंदर होगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है में इंट्रा रीनल कॉज में आपको क्लासिकली याद रखना है, किडनी के अंदर की बात कर रहे हैं। किडनी के अंदर आपको यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज पूछता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो आपको बोलना है अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। क्या बोलना है, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ATN लिखा है मैंने यहाँ पे, अक्यूट ट्यूबुलर और नेक्रोसिस कंडीशन। नेक्स्ट नंबर पे बात करें पोस्ट रीनल कॉज। देखिए डायग्रामेटिकली समझने की अगर अपन कोशिश करें तो ये आपके पास में क्या है, किडनी है, और किडनी से इस प्रकार से यूरेटर बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर बाहर की तरफ से जो कॉजेज हो रहे हैं, बाहर की तरफ से, किडनी से बाहर की तरफ से कॉज किसको लीड करेंगे, प्री रीनल कॉज को लीड करेंगे। अगर बात करें किडनी के अंदर की बात मेनली, तो आप बोलेंगे इंट्रा रीनल कॉज को लीड करेंगे। और अगर पोस्ट रीनल कॉज की बात करें तो यहां से शुरू होगा आपका पोस्ट रीनल कॉज। पोस्ट रीनल कॉज कहां से शुरू हो रहा है, यूरेटर से शुरू हो रहा है, और यूरेटर से शुरू होता हुआ वो यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ और उसके बाद में कहां जा रहा है, यूरेथ्रा तक जा रहा है। तो मतलब यूरेट्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस के कारण से अगर किडनी इन्वॉल्व हो रही है तो वो किसके अंदर कंट्रीब्यूट की जाएगी, पोस्ट रीनल कॉजेस के अंदर कंट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये आपके तीनों कॉजेज हो गए। अब अगर अपन यहाँ पर ही बात कर डालें तो इनकी स्टेजेस के बारे में कोई खास नहीं है। इनकी स्टेजेस आपको याद रखना है, सबसे पहले तो ऑनसेट ऑफ एक्यूट स्टेज, उसके बाद में होगा ओलिगोयूरिक स्टेज, और उसके बाद में होगा डायूरेटिक स्टेज, और उसके बाद में होगा रिकवरी स्टेज। डायूरेटिक स्टेज और उसके बाद में होगा रिकवरी स्टेज। यहाँ पर आपको याद रखना है ऑनसेट सडन इन ऑनसेट होता है, ओलिगोयूरिक में फ्लूइड का रिटेंशन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो यूरिन आउटपुट होगा वो 400 ml से लेस देन होगा 24 आवर में, लेकिन 100 ml से मोर देन होगा 24 आवर में। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको एडिमा देखने को मिलेंगे। जब फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा तो विभिन्न प्रकार का एडिमेटिस कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको प्लूरल एडिमा देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन मिलेगा, पैरासेंटेसिस देखने को मिलेगा, एंकल एडिमा देखने को मिलेगा, वेट गेन होगा, हाइपरटेंशन होगा, ये सब कंडीशन। बिल्कुल सलाइवा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अपडेट कर दूंगा इस चीज को, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपके सामने ओलिगोयूरिक, डायूरेटिक एंड रिकवरी। डायूरेटिक फेज के अंदर आकर के अब क्या होगा, नेफ्रॉन डैमेज होंगे तो एकदम से फ्लूइड का लॉस होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड एकदम से बाहर निकलना शुरू होगा। यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की यहाँ पर पेशेंट के अंदर डायूरेटिक फेज में क्या होगी, कमी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में रिकवरी फेज होता है, टाइम होता है 2-3 महीने से लेकर 2-3-5 साल तक क्या होता है, रिकवरी फेज होती है, किडनी अपने आप को जनरेट करना शुरू करती है। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें यहाँ पर आप उसके डाइट कंट्रोल की बात करें तो आपको क्या देना है, आपको मॉडरेट प्रोटीन डाइट देनी है। कौन सी डाइट देनी है आपको, मॉडरेट प्रोटीन डाइट देनी है, मॉडरेट प्रोटीन डाइट देनी है। संग में आपको हाई कैलोरी डाइट देनी है, हाई कैलोरी डाइट देनी है। समझ रहे हैं बात को। अब आपके पास में एक क्वेश्चन आता है कि आप किडनी के पेशेंट के अंदर मॉडरेट प्रोटीन डाइट क्यों देते हैं, मॉडरेट प्रोटीन डाइट क्यों देते हैं, प्रोटीन डाइट क्यों देते हैं। फटाफट से आंसर को पुट करें, बहुत क्लासिकल कंसेप्ट है, बहुत क्लासिकल कंसेप्ट है। तो आपको यहां पर आंसर पुट करने, किडनी से सर पेशेंट
कैसे जी लेता है। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग बेटा। ये मैं आपको आप क्लासरूम स्टूडेंट है, वहाँ पर अपन जब वही किडनी पढ़ाएंगे बेटा, जब आप 100 नंबर से पूछना इन चीज़ों के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन में आता है बेटा ये। यहाँ पर बात करें मॉडरेट पेशेंट मॉडरेट प्रोटीन डाइट क्यों देते हैं, तो याद रखिएगा पहली बात कि किडनी क्या करती है, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालती है। याद रखिएगा रेशनल को, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालती है। किसके बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सा होगा भैया, कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट आने वाला है, तो आपके पास में मेजर जो मेटाबॉलिक वेस्ट आता है वो क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट में ही आपको क्रेटिनिन मिलता है, प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट में ही आपको BUN मिलता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, एंड XYZ कई सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो फॉर्म होते हैं प्रोटीन के। तो मतलब क्या करना है कि प्रोटीन होगा तो वर्कलोड बढ़ेगा किसका, किडनी का। तो प्रोटीन को कम करना है, क्यों करना है, डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ किडनी। याद रखिएगा प्रोटीन किसका वर्कलोड बढ़ाता घटाता है, तो आप बोलेंगे किडनी। अगर बोले कि कार्डियक वर्कलोड को कम करना है, कार्डियक वर्कलोड को कम करना है, तो याद रखना है आपको क्या कम देना है, सोडियम कम देना है। क्या कम देना है, सोडियम कम देना है। तो वर्कलोड डिक्रीज कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि पहला कार्य क्या है कि प्रोटीन कम क्यों देते हैं, तो अपन बोलते हैं डिक्रीज वर्कलोड ऑफ किडनी। तो फिर बोलते हैं फिर रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर देते हैं, प्रोटीन को हटाई क्यों नहीं देते हैं, तो होटे हटा नहीं सकते, मॉडरेट देना जरूरी है। बिकॉज आपको याद रखना है, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं कि एसेंशियल अमीनो एसिड आर एसेंशियली रिक्वायर्ड, एसेंशियल अमीनो एसिड आर एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। याद रखिएगा दे आर एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड, they are not synthesized by the body, they are not synthesized by the body। इसका मतलब ये हुआ कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियली रिक्वायर्ड होते हैं और हमारे बॉडी के द्वारा बनाए नहीं जाते हैं। ये सिर्फ दे ओनली मीट बाई एक्सटर्नल सोर्सेज, दे ओनली मीट बाई एक्सटर्नल सोर्सेज। तो यहां पर याद रखना है आपको, यहां पर आपको याद रखना है कि एसेंशियल अमीनो एसिड जरूरी हैं, इसलिए मॉडरेट देंगे। अगर ये कंसेप्ट ही नहीं होता तो हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते प्रोटीन को। याद रखिएगा प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट कर देते, बस इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडरेट वर्ड जरूरी है, क्योंकि हमको जय श्री महाकाल बेटा, तो हमको बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर इस चीज़ को लिख दिया है कि हमको प्रोटीन एसेंशियली रिक्वायर्ड होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, और वो हमारे बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज्ड नहीं होता है, हमको एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है। तो आपको मॉडरेट या कम प्रोटीन डाइट तो जरूर देनी है। अब एक क्लासिकल चीज़ बेटा, एक क्लासिकल चीज़ के जब आप लोग किडनी के डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर लिखा होगा क्लोजली वाइटल साइन, आपके ऑप्शन में मिलेगा। अब आपको इस लॉजिक को अपने आप किडनी से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको ये रेशनल जरूर मिल जाएगा। मेरा काम है थ्योरी पे परफेक्शन लेना, मेरा काम है आप लोगों को थ्योरी पे परफेक्शन देना, मेरा काम है बेटा आप लोगों को श्रद्धा सारी के सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल होती हैं। देखिए अब यहाँ नोट्स नहीं मिलते हैं बेटा, श्रद्धा प्रमाण मेंटेन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो गौर से समझने की बात है, कॉन्सेप्टों को समझिए, बात कम करें, टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान दें। जो मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ ये आपको एनफ्लेक्स कई क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएगा। ये बोलते हैं किसी पेशेंट को क्या हुआ है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरेथ्राइटिस हुआ है, तो आप बोलेंगे उसका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या जाएगा अगर वहाँ पर टेम्परेचर नहीं हो कि वाइटल साइन चेक करो। क्या बात करते हो, आप बोलेंगे वाइटल साइन चेक करना भी इंटरवेंशन होगा, प्रायोरिटी बिल्कुल होगा, याद रखिएगा बिल्कुल होगा, क्लोजली वाइटल साइन। तो मेरा क्वेश्चन अनु चौधरी जी आपसे है या फिर मेरे प्यारे सभी स्टूडेंटों से है कि किसी भी किडनी के डिसऑर्डर के अंदर प्रायोरिटी पे वाइटल साइन चेक करते हैं, कौन सा करते हैं और क्यों करते हैं, ये आंसर दीजिए। वाइटल साइन आपके पास में कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, टीपीआर बीपी। मानिए किसी पेशेंट को उदाहरण के लिए बोल दूं कि यूरेथ्राइटिस ही हो रहा है, तो फिर आपसे बोला जाता है कि इस पेशेंट का आपको वाइटल साइन क्लोजली मॉनिटर करना है। क्यों करना है उस आंसर को आप पुट करें ताकि मैं आपको ढंग से बता पाऊं एग्जैक्टली कॉज कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ चुका है।
ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही आंसर। टीपीआर कहां से आ गया बेटा? टीपीआर नहीं आएगा तो टेस्ट स्टूडेंट्स का। सोनम बिल्कुल आज आप लोगों का ऑफलाइन नॉर्थ साइड जयपुर के अंदर टेस्ट है। यस बिल्कुल बेटा। देखो यहां पर आपको याद रखना है, यहां की बात करें टीपीआर बीपी, तो यहां पर आपको ओनली ऑन टी याद रखना है और बीपी याद रखना है। रेशनल समझा देता हूं, रेशनल समझा देता हूं। टी को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे बब्बर शेरों को सब कुछ पता है कि टी मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देना है। अदरवाइज अगर यही कंडीशन अगर सीवियरिटी फॉर्म पे देखी जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलैप्स कंडीशन के कारण से, शॉक के कारण से डेथ भी हो सकती है। बॉडी बैलेंस नहीं यार, याद रखना जो चीज बता रहा हूं उसको अप्लाई करना। किडनी के कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको जरूर मिलेगा। तो यहां पर अगर अपन बीपी की बात करें, ब्लड प्रेशर, इसको आपको क्लोजली मॉनिटर करना है। मैं ढंग से दोबारा से लाइन पे लिख रहा हूं, क्लोजली मॉनिटर बीपी, क्लोजली मॉनिटर बीपी। याद रखिएगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा मैं इस चीज को, क्लोजली मॉनिटर बीपी। याद रखिएगा, किसी पेशेंट को हम बोलते हैं, हमारे पास में मॉडर्न डेज के अंदर सबसे बड़ी जो भयंकर बीमारी है, और वो बीमारी होती है हाइपरटेंशन। क्या होती है बेटा? हाइपरटेंशन होती है, और एक डायबिटिक मेलाइटस होती है। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द डायबिटिक मेलाइटस राइट नाउ, वी आर डिस्कसिंग ओनली द लिंक ऑफ हाइपरटेंशन। सोनम ऑफलाइन स्टूडेंट है, यस। आगे की तरफ देखें, पॉइंट पे ध्यान दें कि यहां पर हाइपरटेंशन की बात कर रहा हूं, ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब अपन बोलते हैं कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कंडीशन में बात करूं, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कंडीशन में बात करूं तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में हाइपरटेंशन लीडिंग कॉज हो रहा है मोर्टेलिटी और मोर्बिलिटी का आने वाले टाइम में। तो यहां पर ऐसा क्या होने वाला है, गौर से समझिएगा। जब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है, किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस पेशेंट को एआरएफ हो सकता है क्या? या इस पेशेंट को सीआरएफ हो सकता है क्या? या इस पेशेंट को किडनी डैमेज हो सकता है क्या? यस और नो। अगर हो सकता है तो आंसर को पुट करिएगा, हाइपरटेंशन के कारण से एआरएफ कैसे होता है, फिर आपको पता चलेगा। क्लोजली मॉनिटर करना क्यों बेटा? याद रखें मीनाक्षी जी, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर आर मोस्टली एसेंशियल। टेम्परेचर बता दिया है क्योंकि ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा, और अब बता रहा हूं मैं आप लोगों को हाइपरटेंशन। देखो किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो ये मैं आपके सामने ब्लड वेसल्स बना रहा हूं, ये आपके सामने में क्या बना रहा हूं? ब्लड वेसल्स बना रहा हूं। और ब्लड वेसल्स की ये मैंने आपके सामने लेयर बना दी, जो आप बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, एक्सटर्ना और एडवेंटिशिया मीडिया, इंटरना और एडवेंटिशिया। समझ रहे? अब हाइपरटेंशन आप क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं कि ब्लड के द्वारा, क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? ब्लड के द्वारा आर्टरी पे लगने वाला प्रेशर। ब्लड के द्वारा आर्टरी पे लगने वाला प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। सबको पता है, जो अंदर ब्लड बह रहा है वो जो आर्टरी पे प्रेशर लगाएगा उसे क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर कहेंगे। और अगर वेन्स के द्वारा लगाएगा प्रेशर वेन्स के ऊपर तो वीनस प्रेशर कहलाता है। ये आर्टीरियल प्रेशर है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो वीनस प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड के द्वारा आर्टरी पे लगने वाला प्रेशर ब्लड प्रेशर कंडीशन कहलाती है। समझ रहे? अब जब ये बाहर की तरफ आर्टरी पे प्रेशर लगा तो एक लॉजिक समझिएगा दोस्तों, एक लॉजिक समझिएगा कि ये ल्यूमन को भी क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट करेगा। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर क्या करेगा? बाहर प्रेशर तो लगाएगा, मतलब इसके ऊपर आर्टीरियल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो उसे आप बोलते हैं हाइपरटेंशन कंडीशन। संग में एक और बात याद रखनी है कि ब्लड जो बाहर की तरफ लगा रहा है वो अंदर ल्यूमन पे भी प्रेशर लगाएगा, और ल्यूमन को क्या करेगा बेटा? कंस्ट्रिक्ट करेगा। और जब ल्यूमन को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, किसी भी बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम होती है। आप लोगों को ये आता होगा, या फिर आप ये सोचते होंगे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा नहीं होगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? समझ लीजिएगा रेशनल, कि जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो इस कंडीशन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? ल्यूमन को भी कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई कम होगी तो कोई सा भी मल्टी ऑर्गन फंक्शन डिसऑर्डर कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो यहां पर आप बोल देंगे किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? डेफिनेटली यहां पर क्या प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड क्या होगा? कम होगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होगा कम तो क्या होगा? डेफिनेटली आप लोगों को पता है
कि यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट का रिटेंशन होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट का रिटेंशन होगा, संग में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो इन सबको कंक्लूड करता हुआ क्या बोलेंगे अपन लोग, इन सबको कंक्लूड करते हुए बोलेंगे इस पेशेंट के अंदर ARF होगा, फर्दर में CRF होगा। तो याद रखिएगा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आपको क्या करना है कि हाइपरटेंशन को चेक करना है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव तो नहीं हो रहा। रेशनल याद रखना है, हाइपरटेंशन के कारण से किसी भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई बढ़ती नहीं है, ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, घट जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने जो बताया 3-4 कंटेंट बताया कि ARF के पेशेंट के अंदर मॉडरेट प्रोटीन डाइट देनी है, हाई कैलोरी डाइट देनी है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है, संग में आपको ये भी याद रखना है कि क्यों देनी है वो भी याद रखना है, और संग में क्लोजली मॉनिटर वाइटल साइन भी करना है, कौन सा, टेम्परेचर और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का क्वेश्चन कई बार आता है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं बात को। टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में बता दो प्लीज बेटा। टॉर्च के लिए मैंने आप लोग के लिए की पॉइंट रख रखे हैं बेटा, की पॉइंट रख रखे हैं, मेरे को कुछ पढ़ा लेने दो तो ये कंप्लीट हो जाए। 2 दिन का टाइम मिलता है एक सिस्टम को खत्म करने के लिए, क्या तो वो पढ़ लीजिए, या फिर ये मेरे को ड्रग कैलकुलेशन पढ़ाना है, स्पेशल की पॉइंट 400 से 500 लाइन करवानी है आपको फ्रंट में आके, फिर आप अपने आप तैयार होकर के संजीवनी का यूज लीजिएगा। समझ रहे हैं बात को। तो मेरे को पॉइंट पे ये कवर करना जरूरी होता है, अदरवाइज ये टॉपिक गया फिर मैं तीसरे दिन उस टॉपिक को नहीं लूंगा। 2 दिन मिला है मेरे को एक सिस्टम को करवाने के लिए। विदाउट वेस्टिंग का टाइम वी आर कंटिन्यू द टॉपिक राइट नाउ बेटा। पूनम मैं आपको बताऊंगा इस सब कंडीशंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये की पॉइंट में लिख रखे हैं मैंने सारे के सारे। अब आगे की तरफ चलते हैं अपन। यहां पर आप लोगों ने देख लिया कि किडनी हो रहा है, ARF हो रहा है, ARF के बाद में आ रहा है CRF, और CRF के बाद में आ रहा है किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कंडीशन। एग्जैक्टली टाइम 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में अपन उसके बाद में अपन बात करें CRF की। तो मैं अब ट्राई कर रहा हूं CRF को कंप्लीट करने की। अगर CRF हो जाता है तो CRF क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है, स्लो होता है। सबसे पहली बात स्लो होता है, दूसरे नंबर पे प्रोग्रेसिव होता है, और यूरेमिया करेगा, और फाइनली क्या करेगा, ESRD करेगा। इरिवर्सिबल होता है, क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, और संग में सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। ये सब चीजें लिख दी है, इसकी डेफिनेशन है। क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन में क्या होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन में सबसे पहली बात ये धीरे धीरे होती है, बढ़ती जाती है, यूरेमिया को लीड करती है, ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज कंडीशन को लीड करेगी, इरिवर्सिबल होती है, मतलब इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट नहीं किया जा सकता, सर्जरी ही जरूरी है। सर्जरी का नाम है किडनी ट्रांसप्लांटेशन कंडीशन। सबसे पहली बात याद रखें, समझ रहे हैं बात को। तो फिर उसके बाद में बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स की। तो पहला साइन होता है इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, CRF के पेशेंट में अनीमिया होता है। अनीमिया होता है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों होता है, क्योंकि आपको सबको पता है सबसे पहली बात कि किडनी का मेन काम होता है इरेथ्रोपोइसिस करना। इरेथ्रोपोइसिस मतलब RBC का प्रोडक्शन करना। अब किडनी खराब हो जाएगी, ये हो गई किडनी पेशेंट की खराब, और किडनी खराब होगी तो इरेथ्रोपोइटिन सीक्रेट नहीं होगा, और जब इरेथ्रोपोइटिन सीक्रेट नहीं होगा तो इरेथ्रोपोइसिस नहीं होगा, और जब इरेथ्रोपोइसिस ही नहीं होगा तो RBC का प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब RBC का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, एनीमिया होगा। ये आपको बात याद रखनी है। समझ में आई बात। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें कि दूसरा कारण क्या होता है, तो आपको यहां पर याद रखना है कि CRF के पेशेंट के अंदर, गौर से समझेगा बेटा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। CRF के पेशेंट के अंदर क्या होता है, CRF के पेशेंट के अंदर डेफिनेटली जो नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्यूमुलेशन होता है, क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है नहीं होता। ऐसे होता है कि मैंने आपको बताया था अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया बाय द यूरिया साइकिल इन द प्रेजेंस ऑफ द यूरिन कंडीशन। अमोनिया चेंज नहीं होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ने लग जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्यूमुलेशन होगा, तो ये क्या करेगा, ये GI ट्रैक को इरिटेशन करेगा। क्या करेगा, GI ट्रैक को इरिटेशन करेगा, और जब GI ट्रैक को इरिटेट करेगा तो यहां पर क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग के 2 कारण याद रखिएगा बेटा, ब्लीडिंग के 2 कारण याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक तो किडनी इरेथ्रोपोइटिन सीक्रेट नहीं करेगी, दूसरी कंडीशन होगी नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्यूमुलेशन, मतलब अमोनिया का वैल्यूशन बढ़ेगा। एंसेफेलोपैथी अलग चीज है, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन वेस्ट का एक्यूमुलेशन करेगा, GI ट्रैक में इरिटेबिलिटी होगी, एनीमिया होगा। अब बात करें एनीमिया के 2 कारण, तो यहां पर अपन बात कर देते हैं, जब एनीमिया ही होगा तो पेशेंट के अंदर फैटिक कंडीशन, कोई बड़ी बात होना बड़ी बात नहीं होगी। पेशेंट के अंदर क्या होगा, फैटिक कंडीशन होगा, पेशेंट के अंदर फैटिक कंडीशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा, पेशेंट थक जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं इनके इंटरवेंशन की। तो याद रखिएगा, इनके इंटरवेंशन में अगर किसी पेशेंट को एनीमिया हो रहा है
तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहला कॉज याद रखना है कि पेशेंट को एरिथ्रोपोइटिन की कमी से एनीमिया हो रहा है, तो आपको एडमिट करनी इपोइटिन अल्फा डार्बेपोइटिन अल्फा, इपोइटिन अल्फा डार्बेपोइटिन अल्फा, ये आपको क्या करनी है, एडमिट करनी है। संग में छोटी मोटी चीजें याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट वैल्यू को आपको क्लोजली चेक करना है। अब किसी पेशेंट को सबसे पहले इपोइटिन अल्फा डार्बेपोइटिन अल्फा यूज करते हैं। अगर आपको याद अपडेटेड नहीं हो तो यहाँ पर एक चीज को आप याद करें, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट अभी का अभी। देखिए आरबीसी को बढ़ाने वाली ड्रग्स, ओरल ड्रग्स का नाम है इपोइटिन अल्फा, इपोइटिन अल्फा डार्बेपोइटिन अल्फा, डार्बेपोइटिन अल्फा। दूसरे नंबर पे बात करें, डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने वाली ड्रग का नाम है फिलग्रेस्टिन, फिलग्रेस्टिन और पैगफिलग्रेस्टिन, पैगफिलग्रेस्टिन। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट ड्रग है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाली ड्रग का नाम है और वो है ओपर्लवैकिन। क्या नाम है, ओपर्लवैकिन। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, किसी पेशेंट को फिलग्रेस्टिन चल रही है, निम्न में से किसकी जांच करेंगे, यूरिन की जांच करेंगे, ब्लड की जांच करेंगे, के लिवर की जांच करेंगे, ब्रेन की एन्सेफेलोपैथी की जांच करेंगे। तो याद रखिएगा कि ये ड्रग्स है, कॉमन ड्रग्स बताता हूं, ज्यादा कंफ्यूज करता नहीं हूं। 35 ड्रग के अंदर आप नॉर्सेट क्लियर कर सकते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को, 35 से 40 ड्रग्स के नेम याद है, नॉर्सेट को आप क्लियर कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस याद रखिएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर ये कॉमन ड्रग्स है। अगर यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कराने टाइम नहीं होना, अपना मेन टॉपिक निकल जाएगा बेटा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे पहले पेशेंट में हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट वैल्यू, ये थोड़ी ना है किसी पेशेंट के अंदर सीआरएफ के कारण से एनीमिया हो रहा है, डायरेक्ट ही क्या करें, डायरेक्ट ही आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, नहीं, डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है। हाँ, रोमिप्लिस्टिन भी होती है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास में क्या करना है कि एनीमिया के कंडीशन में सबसे पहले आपको ओरल ड्रग्स देनी है, जिसके कारण से इपोइटिन अल्फा डार्बेपोइटिन अल्फा इंक्रीज्ड देना है। इसके बाद में क्या करना है, आयरन एडमिट करना है मेरे दोस्तों। कैसे, क्या एडमिट करना है, एडमिनिस्टर आयरन और फॉलिक एसिड एडमिनिस्टर्ड करना है। यहां पर बात करें आयरन की, सबसे पहले देंगे आप ओरली। अरे भाई, जब किसी पेशेंट को ओरली देंगे तो क्या होगा, ब्लैक कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। कौन से कलर का, ब्लैक कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। अभी आप लोग सिर्फ क्लास को पे डिपेंड करें, अभी विश्वास करें, पूरी क्लास के अंदर जितनी ड्रग्स का नाम बता रहा हूं मैंने, ड्रग्स याद बताइए, 5 ड्रग्स का नाम बताया होगा बेटा मैंने। किडनी के अंदर 5 ड्रग्स के नेम बताए होंगे, बस वो याद कर लेना, किडनी का क्वेश्चन नहीं रुकेगा, विश्वास करना। समझ रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद करनी, ज्यादा नहीं, मतलब एक सीक्वेंस होती है एग्जाम की, टेंशन करने की जरूरत नहीं अभी बेटा बिल्कुल भी। तो यहां पर अपन बात करें तो सबसे पहले आयरन देनी है, और आयरन किस फॉर्म में देनी है, सबसे पहले आपने ओरल दी। अब ओरल दी तो यहाँ पर कॉमन फाइंडिंग क्या देखेगी, इस पेशेंट का क्या होगा, इस पेशेंट का जो स्टूल कलर ब्लैक हो जाएगा, इस पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल क्रैम्प होने की शिकायत रहेगी, इस पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंस होने की शिकायत रहेगी। तो इस पेशेंट को आप डिसकंटिन्यू करके किस पे लाएंगे, लिक्विड फॉर्म में लाएंगे। अरे भाई, जब लिक्विड फॉर्म में लाओगे तो तीत स्ट्रेनिंग करेगा। क्या करेगा, तीत स्ट्रेनिंग करेगा, इसका जो स्वाद होगा गंदा होगा। सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, याद रखिएगा। तो मैं जो बोल रहा हूं वो आपको लिखना है अपने आप, यहां पर लिख नहीं रहा हूं मैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि आयरन में ओरली एब्डोमिनल टेंशन, एब्डोमिनल क्रम्पिंग कंडीशन करता है, लिक्विड कंडीशन में तीत स्ट्रेनिंग करता है, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। फिर फास्ट लास्ट में जाके क्या बचा, आयरन को चढ़ाओ, IMIV चढ़ाओ। समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर वो क्वेश्चन पूछेगा, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स, इट इज द IV फॉर्म ऑफ आयरन ज़ेक्टुफर। समझ रहे हैं। तो सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आप क्या करना है, सबसे पहले एनीमिया कंडीशन में हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट वैल्यू को चेक करना है, आयरन को आपको चेक करना है इंट्रामस्कुलरली। उसके बाद में अगर आयरन ओरली अनप्लीजेंट हो रहा है तो लिक्विड पाना, लिक्विड नहीं हो रहा है तो फिर IV फॉर्म पर आना, फाइनली सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स देना, और लास्ट में जाकर के आपको पैक्ड RBC चढ़ा देनी है। क्या चढ़ा देनी है, पैक्ड RBC चढ़ा देनी है। अगर एरिथ्रोपोइटिन की कमी के कारण हो रहा है, या फिर होल ब्लड चढ़ा देना है अगर उसको नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्यूमुलेशन के कारण से हो रहा है। याद रखिएगा, यहां पर आपको याद रखना है पैक्ड RBC या फिर जो ब्लड चढ़ा रहे हो वो क्या होना चाहिए, एकदम न्यू फ्रेश ब्लड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यू फ्रेश ब्लड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि CRF के पेशेंट में ऑलरेडी पोटेशियम की वैल्यूएशन क्या होती है, बढ़ी हुई होती है, और RBC का डिस्ट्रक्शन होकर के उसके अंदर जो यूनिट ऑफ ब्लड होता है उसके अंदर RBC का डिस्ट्रक्शन होकर पोटेशियम बढ़ जाता है। तो न्यू फ्रेश ब्लड चढ़ाना
आपके लिए प्रियोरिटी होता है। क्वेश्चन अगर पूछे सीआरएफ का पेशेंट है, न्यू फ्रेश ब्लड चढ़ा रहे हो ड्यूरिंग, तो क्लोजली मॉनिटर क्या करोगे, तो प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे, क्लोजली मॉनिटर क्या करोगे, पोटेशियम। किसको करोगे, पोटेशियम को। याद रखिएगा पोटेशियम बेसिकली आपको याद रखना है, क्योंकि पोटेशियम के कारण से कार्डियक डिसरिथमिया जल्दी आता है। समझ रहे हैं बात को? तो याद रखिएगा बेटा, आपको यहां पर बात समझनी है डेफिनेटली कि जो सीआरएफ का पेशेंट है इसके अंदर पोटेशियम की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, और पोटेशियम की वैल्यूएशन बढ़ी हुई होती है तो उसको न्यू फ्रेश ब्लड अवेलेबल करवाना है, ना कि ऑलरेडी जो ब्लड बैंक में जो स्टूडेंट है, जो ब्लड बैंक के अंदर जो ऑलरेडी जो स्टोर्ड ब्लड है उसको आपको डिपॉजिट करवाना है। बेटा क्लासेस पे थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कूल होकर के हंसी खुशी पढ़ो बेटा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट नंबर पे बात करें, अगर सीआरएफ के पेशेंट में, तो यहां पर आपके सामने एनी फैटिक होगा, तो फैटिक की कंडीशन में इंटरवेंशन में क्या करना है आपको, फैटिक की कंडीशन में इंटरवेंशन में आपको करना है पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है। क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट नंबर पे बात करें कि इस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो आप बोलेंगे इस पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। आप सबको पता ही है क्यों हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। आपको पता है कि विटामिन डी का फाइनल एक्टिवेशन कैल्सीट्रायोल जो फॉर्म होती है, आपसे पूछेगा फाइनल एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी क्या कहता है, कैल्सीडायोल कहलाता है, कैल्सीट्रायोल कहलाता है। तो आप बोलेंगे कैल्सीट्रायोल कहलाता है, जिसे बोलते हैं 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का एक्टिवेशन कहां पर होता है, किडनी के द्वारा होता है। अब जब किडनी खराब है तो विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होगा, और विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कंडीशन। इट मींस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। अब किसी पेशेंट का हाइपोकैल्सीमिया होगा तो सब प्रकार के मसल स्पास्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चोस्टैक देखने को मिलेगा, स्ट्रोसियोसाइन देखने को मिलेगा, कार्पोपेडल मसल स्पास्म देखने को मिलेगा, लैरिंजो मसल स्पास्म देखने को मिलेगा, ब्रोंको मसल स्पास्म देखने को मिलेगा। सब प्रकार के आपको यहाँ पर मसल स्पास्म देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कैल्शियम को बढ़ाना आपकी प्रायोरिटी रहेगी। क्या रहेगी प्रायोरिटी, कैल्शियम को बढ़ाना आपकी प्रायोरिटी रहेगी। कैल्शियम ग्लूकोनेट आप लोग एडमिट करेंगे। संग में आपको फास्फोरस को घटाना भी आपको याद रखना है, तो फॉस्फेट बाइंडर्स एडमिट करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं फॉस्फेट बाइंडर्स के नेम। यहां पर आपको क्या एडमिट करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिट करना है। संग में अगर अपन बात करें तो आपको फॉस्फेट बाइंडर्स में सिविलामर, क्या सिविलामर, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये सब क्या करेंगी, ये सब सॉरी कैल्शियम ग्लूकोनेट तो कैल्शियम को बढ़ाएगी, और ये सब क्या करेगी, फॉस्फोरस को घटाएगी। फॉस्फोरस घटेगा तो कैल्शियम बेटा अपने आप बढ़ जाएगा। तो हाइपोकैल्शियम कंडीशन क्यों होगी ये भी आपको क्लियर, आपको पता चल गई। कैल्शियम डाइट इनक्रीज, बिल्कुल डेफिनेटली बेटा ये शॉर्ट टर्म्स की चीज़ों को आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। समझ रहे हैं बात को? तो क्लासेस का टाइम पता नहीं चलता है बेटा, 7:30 हो गए। देखो मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, 4 क्वेश्चंस 4 आंसर 4 एमसीक्यू नहीं है, प्योर कंप्लीट थ्योरी करवा रहा हूं। माइंड के अंदर इतना प्रेशर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सारी थ्योरी को माइंड के अंदर होता है, सब कुछ सेटअप होता है माइंड के अंदर, इनको एक्सपोज करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, जब मैं आपकी जगह पर होता हूं, मैंने आपका टाइम देख रखा है कि आप लोग किस प्रकार से टेंशन कर रहे हैं, और मेरे को ये भी पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो जिस प्रकार से मैं तैयारी कर रहा हूं आपको तैयार करने के लिए, तो उसके ऊपर बेटा थोड़ा सा फेथ रखना। समझ रहे हैं बात को? अगर मैं टॉर्च का आंसर नहीं दे पा रहा हूं, सर बहुत स्लो बोलते हैं, भैया मैं 6 घंटे के अंदर पूरी एमएसएन खत्म कर सकता हूं, वो भी पूरी लिख करके। 6 घंटे के अंदर क्वेश्चन करवा के नहीं बेटा, पूरी क्वेश्चन लिख करके। समझ रहे हैं बेटा? तो थोड़ा सा याद रखें बेटा कि जो मैं ट्राई कर रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी के 14 साल इस नर्सिंग प्रोफेशन को दिए। इसके अंदर 0 भी देखा है और 100 भी देखा है मैंने। समझ रहे हैं? तो याद रखें, आपको उत्कर्ष परिवार की टीम्स के ऊपर ये थोड़े से कंटेंटों को देखना है, वो किस प्रकार से क्लियर कर रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन भी चल रहे हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी चल रहे हैं। डोंट बी वरी, मैं आने वाली क्लास के अंदर 1 लाइनर लाइन लेके आ रहा हूँ, सिर्फ 1 लाइनर 400 to 500 लाइन, ओनली 1 लाइनर लाइन लेकर के आ रहा हूँ, जो कि आपको 1 या 15-20 मिनट 1 घंटे में कवर करवा दूंगा। पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपको, उसको पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से होंगे। ड्रग कैलकुलेशन भी बेटा मैं लेकर के आऊँगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये मत सोचिएगा चलती क्लास के अंदर कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ।
क्वेश्चन का आंसर ना देना मेरी मजबूरी होती है, मेरे पास में प्रेशर बर्डन होता है, मुझे मैक्सिमम देना पड़ता है। अगर मेरे पास में टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं है तो मैं आपसे आराम से बातचीत करूं, समझ रहे हैं बात को। टाइम की वैल्यू आपके पास में भी बहुत कम बच रहा है इस टाइम पे, और मेरे पास में भी आपके लिए पढ़ाने के लिए मुझे मैक्सिमम आपको एफर्ट्स, इट इज़ फॉर यू बेटा, समझ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास का विराम करता हूं बेटा, और आप लोग सदा खुश रहो, सिलेक्शन लो, माँ बाप का नाम ऊंचा करो, उत्कर्ष नर्सिंग परिवार को का नाम ऊंचा करो, और जो अपन ने जो गलतियां स्टार्टिंग से करी हैं वो आपके जूनियर्स नहीं करें, आपके जूनियर्सों को अपडेट करें कि क्लासेस किसे कहते हैं, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस क्या होती है। यहाँ पर पूरा पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग, समझ रहे हैं, किसी भी कंडीशन के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, 0 से स्टार्ट करवाया जाता है, 100 तक करवाया जाता है। क्वेश्चन पे कमांड, थ्योरी पे कमांड, प्रैक्टिकल पे कमांड, ये सब कुछ आपको हमारे संग में मिलेगा। तो इसी के साथ बेटा मैं आप विराम करता हूँ अपनी क्लास को। नेक्स्ट आपकी राजू सर लेकर के आ रहे हैं, जल्दी तैयारी करिए अपनी, ठीक है। तो बेटा मैं अब रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्कर्ष।